Hello friends, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting the topic पुरलैंड केरेटाइटिस और कार्नियल अल्सर। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका केरेटाइटिस से। केरेटाइटिस में आपका स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हम कार्नियल अल्सर यानी पुरलैंड केरेटाइटिस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने, जिसे आज आप लोगों को हम कंप्लीट करके पूरा बताएंगे। पुरलैंड केरेटाइटिस या कार्नियल अल्सर क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे दिखता है, कैसे पहचान करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें नोट करिएगा, इसका पहले पुरलैंड केरेटाइटिस या कार्नियल अल्सर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देयर इज ए लॉस इन द कंटिन्यूटी ऑफ कार्नियल एपिथेलियम एसोसिएटेड विथ टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन एंड नेक्रोसिस। देखिए इसमें क्या बता रहा है, देयर इज ए लॉस इन कंटिन्यूटी, यहाँ पे आपका लॉस हो जाता है इन कंटिन्यूटी ऑफ कार्नियल एपिथेलियम, यानी जो कार्निया के एपिथेलियम पार्ट है। आपको कार्निया का जो पार्ट्स हैं एनाटॉमी पता होनी चाहिए। आपके 6 लेयर होते हैं, तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका सुपरफिशियल लेयर होता है कार्नियल एपिथेलियम। तो वही आपका कार्नियल एपिथेलियम की कंटिन्यूटी ख़त्म होने लगती है। एसोसिएटेड विथ टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन, ये किस वजह से होता है, टिश्यू के इन्फिल्ट्रेशन एंड नेक्रोसिस की वजह से होता है। ठीक है, या तो टिश्यू में इन्फिल्ट्रेशन होने लगे या फिर नेक्रोसिस होने लगे, तब जा कर के आपका इस तरह से होता है। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं हम लोग एटियोलॉजी क्या होता है। एटियोलॉजी के बारे में बताते हैं आपको क्या है, एटियोलॉजी किस वजह से होते हैं आपके कार्नियल अल्सर। देखिए इसमें नोट करिएगा, केरेटाइटिस इज एक्सोजीनस इन्फेक्शन कॉमनली ड्यू टू पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच इन्वेड द कार्निया फ्रॉम आउटसाइड सच एज स्टेफाइलोकाकस, नीमोकाकस, स्यूडोमोनास, ई कोलाई, ETC। देखिए इसमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका केरेटाइटिस इज एक्सोजीनस इन्फेक्शन, यानी केरेटाइटिस आपका क्या है, एक्सोजीनस इन्फेक्शन है, इंडोजीनस इन्फेक्शन नहीं। हमने इसके पहले बताया था एक्सोजीनस इंडोजीनस के बारे में। तो ये आपका एक्सोजीनस है। एक्सोजीनस का मतलब जो बाहर से आए, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आकर के अटैक करें वो एक्सोजीनस ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक्सोजीनस इन्फेक्शंस होते हैं, यानी बाहर से इन्फेक्शंस हो। इट इज़ ऑलवेज एक्सोजीनस इन्फेक्शन कॉमनली ड्यू टू पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये ज़्यादातर आपके कौन से ऑर्गेनिज्म में काज करते हैं, पायोजेनिक। पायोजेनिक का मतलब जो पस, जिससे हम पस निकलता है, पस बना देते हैं। विच इन्वेड द कार्निया, जो कार्निया को इन्वेड करते हैं फ्रॉम आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ से, यानी कार्निया को रप्चर करते हैं। सच है जो यहाँ पे कुछ देखिए कौन कौन से हैं, स्टेफाइलोकाकस, न्यूमोकाकस, स्यूडोमोनास, ई कोलाई, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, ये आपके ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो केरेटाइटिस काज करते हैं। ठीक है, कार्नियल अल्सर काज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। द कॉमन काजिटिव बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म ऑफ कार्नियल अल्सर एज फॉलो। जो यहाँ पे कॉमन काजिटिव है, यानी कॉमन जो है बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं देखिएगा इसमें देखिए ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, सेकेंड देखिए ग्राम निगेटिव कोकाई है, थर्ड है ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, फोर्थ ग्राम निगेटिव बैसिलाई, फिफ्थ है आपका माइकोबैक्टीरिया। देखिए इसमें आपका 5 दिए हैं। इसमें ये जो नॉर्मल तरीके से आपके काज करते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आपका स्टेफाइलोकाकस आता है, स्ट्रेप्टोकाकस, ये सब आते हैं ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम निगेटिव में आपका नाइजेरिया गोनोरिया है, ऐसे आते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई में आपका कार्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई है। ग्राम निगेटिव बैसिलाई में आपका स्यूडोमोनास है, ऐसे ही आपके आते रहते हैं। ठीक है, माइकोबैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरिया में नाइजेरिया गोनोरिया आता भी है। यानी कि ये आपको 5 याद रखने हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जाना आपको इसके बारे में। यानी कि ये ऐसे जो टाइप्स हैं बैक्टीरिया के, ये सब बैक्टीरिया काज करते हैं कार्नियल अल्सर को। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको काजेज के बारे में हमने बता दिया। अब हम चलते हैं आपको लेकर के स्टेज ऑफ कार्नियल अल्सर क्या होते हैं। स्टेज ऑफ कार्नियल अल्सर यानी कार्निया के अल्सर के बारे में आज हम आपको बताते हैं। देखिएगा इसमें यहाँ पे आपके देयर आर 3 स्टेज, नेमली यहाँ पे आपके 3 स्टेज दिए गए हैं। कौन कौन सी स्टेज दिए गए हैं देखिए, फर्स्ट है प्रोग्रेसिव स्टेज, सेकेंड देखिए रिग्रेसिव स्टेज, थर्ड हीलिंग स्टेज। 3 स्टेज आपके दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट आप देखिएगा इसमें क्या होता है आपका प्रोग्रेसिव स्टेज में, यानी स्टार्टिंग आपका फेज होता है
जब आपका बाहर से ऑर्गेनिज्म काज करते हैं और उसके बाद वो प्रोग्रेस होने लगता है, वहाँ की जो टिश्यू रहते हैं वो धीरे धीरे अपना वहाँ पे बनाने लगते हैं सही होने के लिए। तो फिर धीरे धीरे रिग्रेसिव स्टेज आता है, फिर भरने लगते हैं। फिर आता है आपका हीलिंग स्टेज। हीलिंग स्टेज में आपका वो पूरी तरह से ओपेक हो जाता है आगे की तरफ, ठीक है। तो इस स्टेज में आपका कार्नियल अल्सर होता है। ये 3 स्टेज हैं आपके कार्नियल के अल्सर के, प्रोग्रेसिव स्टेज, रिग्रेसिव स्टेज और हीलिंग स्टेज। हीलिंग स्टेज में आपका कार्निया पूरी तरह से ओपेसिटी हो जाती है, कार्निया कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है। देखिएगा सिम्टम क्या होते हैं। सिम्टम पेन, फर्स्ट देखिएगा इसमें पेन है। कार्निया इज रिचली सप्लाइड बाई ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द 5th नर्व। सेकेंड फोटोफोबिया, देयर इज अंडर सेंसिटिविटी टू लाइट। थर्ड इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल एक्यूटी अकर्स ड्यू टू कार्नियल ओपेसिटी। फोर्थ लैक्राइमेशन, देयर इज एक्सेसिव रिफ्लेक्स टीयर प्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए आपका बता रहा है पेन के बारे में, ठीक है। पेन क्या होते हैं उसके बारे में, यानी पेन क्या होते हैं, सॉरी, इसमें सिम्टम में बता रहा है आपका पेन, यानी कि हमारे कार्नियम क्या होने लगते हैं, यानी हमारे आई में पेन होने लगता है। क्यों होता है? कार्निया इज रिचली सप्लाइड बाय ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ 5th नर्व, क्योंकि कार्निया जो है रिचली सप्लाइड होता है ऑप्थेल्मिक डिवीजन का 5th नर्व का, जो 5th नर्व है उससे और रिचली यानी ज़्यादा मात्रा में सप्लाइड होता है कार्निया में। सेकेंड है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया होता है यानी चमक होने लगती है हमारे आई के सामने। देयर इज अंडर सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी ये लाइट की जो लाइट अगर हमारे आई पे पड़ता है तो बहुत तेज़ी से चमक उत्पन्न होता है। थर्ड है आपका इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल एक्यूटी अकर ड्यू टू कार्नियल ओपेसिटी। यहाँ पे इम्पेयरमेंट होता है विजुअल एक्यूटी। जाहिर सी बात है आपका कार्निया ट्रांसपेरेंट होती है तभी जाकर के अंदर लाइट जा पाती है। जब आपके कार्निया पे ही कोई प्रॉब्लम होने लगेगी तो लाइट अंदर नहीं जाएगी, तो विजुअल एक्यूटी में प्रॉब्लम होना ही होना है। फोर्थ है लैक्राइमेशन। लैक्राइमेशन होता है देयर इज एक्सेसिव रिफ्लेक्स टीयर प्रोडक्शन। यहाँ पे आपका ज़्यादा मात्रा में टीयर का प्रोडक्शन होता है। लैक्राइमेशन क्या होता है? ये आपका लगातार आपका यहाँ पे क्या हो, वाटरिंग होता रहे, उसे हम लैक्राइमेशन कहते हैं। एक वाटरिंग होता है, एक लैक्राइमेशन होता है, ठीक है, अलग अलग हैं आपके इसमें। वाटरिंग और लैक्राइमेशन एक ही चीज़ है। वाटरिंग आपका पेशेंट बताता है, लैक्राइमेशन हम लोग अपने से नोट करते हैं, डॉक्टर नोट करता है, ठीक है। साइन देखिएगा इसमें, साइन में क्या है नोट करिएगा इसमें। साइन में आप लोग ब्लेफेरोस्पाज्म, देयर इज टाइट क्लोजर ऑफ द आईलिड स्पेशली इन चिल्ड्रेन। सेकेंड कार्नियल ओपेसिफिकेशन अकर्स ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन एंड एडिमा। थर्ड सिलरी कंजेशन विथ कंजक्टाइवल हाइपरेमिया इज प्रेजेंट। फोर्थ हाइपोपियन और पस इन द इंटीरियर चैम्बर में बी प्रेजेंट। देखिए ब्लेफेरोस्पाज्म फर्स्ट बता रहा है आपका, इसमें ब्लेफेरोस्पाज्म क्या होते हैं उसके बारे में। देयर इज टाइट क्लोजर ऑफ द आईलिड। ब्लेफेरोस्पाज्म आपका, ब्लेफेरो का मतलब ये होता है आईलिड, ठीक है। ब्लेफेरोस्पाज्म यानी कि आईलिड को जो है टाइटली अगर बंद किया जाए, टाइट क्लोजर ऑफ द आईलिड यानी आईलिड को कस के बंद किया जाए, स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों में अधिकतर ऐसा होता है, ठीक है। ब्लेफेरोस्पाज्म हो गया आपका, ब्लेफेरोस्पाज्म, ठीक है। जैसे बच्चों में अगर हो गया कार्निया केरेटाइटिस हो गया तो वो बच्चे जो क्या करेंगे, तेज़ी से अपनी आई को टाइटली बंद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कार्नियल ओपेसिफिकेशन अकर्स ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन एंड एडिमा। कार्नियल ओपेसिफिकेशन यानी कार्निया में ओपेसिफिकेशन होने लगता है। क्यों होता है? इनफिल्ट्रेशन और एडिमा की वजह से। जो टिश्यू होते हैं वो इनफिल्ट्रेशन होने लगते हैं और एडिमा यानी स्वेलिंग हो जाती है आपके कार्निया में, तो उसमें उस कंडीशन में आपका क्या होता है, ओपेसिफिकेशन यानी ओपेसिटी बनने लगती है हमारे कार्निया पे, ठीक है। थर्ड देखिएगा इसमें सिलरी कंजेशन विद कंजक्टाइवल हाइपरेमिया इज प्रेजेंट। यहाँ पे सिलरी कंजेशन भी होता है कंजक्टाइवल हाइपरेमिया की वजह से, यानी कि यहाँ पे पूरी आई आपकी क्या हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, पूरी आई रेड हो जाती है। नेक्स्ट है हाइपोपियन और पस इन द इंटीरियर चैम्बर में भी प्रेजेंट। यहाँ पे हाइपोपियन या फिर पस जो है आपका क्या होता है, इंटीरियर चैम्बर्स में प्रेजेंट होता है। हाइपोपियन या फिर पस एक ही है, ठीक है। हाइपोपियन यानी इंटीरियर चैम्बर में पस प्रेजेंट हो तो उसे हाइपोपियन बोलते हैं। ये हो सकता है ये केरेटाइटिस की कंडीशन में, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशन यानी कि इसमें आपका क्या क्या प्रॉब्लम होती है कॉम्प्लिकेशन में, देखिएगा। फर्स्ट इसमें कार्नियल ओपेसिटी है, तो चलिए कार्नियल ओपेसिटी में आप देखते हैं हम
देयर आर 3 टाइप्स। यहाँ पे आपके कॉम्प्लिकेशन जो कार्नियल ओपेसिटी के हों यहाँ पे 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है नेबुला, सेकंड है मैकुला, थर्ड है ल्यूकोमा। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है? नेबुला। ठीक है, नेबुला क्या होते हैं देखिएगा इसमें, इट कार्नियल स्कार्स इन्वॉल्व बोमन्स मेम्ब्रेन एंड सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्ट्रोमा, द रिजल्टिंग ओपेसिटी इन साइट। देखिए इसमें बता रहा है इट कार्नियल स्कार। यहाँ पे आपका क्या हो जाते हैं? कार्नियल स्कार हो आपके कार्निया में, आपके कोई कार्नियल स्कार हो जाए इन्वॉल्व, जिसमें आपका बोमन्स मेम्ब्रेन अगर इन्वॉल्व हो गया, यानी कार्निया में अगर किसी भी वजह से चोट लग गई, आपका स्कार बन गया और वो इन्वॉल्व क्या हो जाए? बोमन्स मेम्ब्रेन हो गए एंड सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्ट्रोमा, और सुपरफिशियल जो स्ट्रोमा की लेयर है, यानी कि जो सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर है उन दोनों में अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपका क्या होता है? आपका यहाँ पे द रिजल्टिंग ओपेसिटी इन साइट, यानी कि यहाँ पे ओपेसिटी बन जाती है आपका। ठीक है, ये होता है नेबुला। नेबुला में आप देख लीजिए इसका फिगर इस तरह से रहेगा। नेबुला में आपका देखिए हल्का सा ऊपर की तरफ है, वो स्टार्टिंग फेज में रहता है। सेकेंड है देखिए मैकुला, द कार्निया ओपेसिटी, इसमें देखिएगा आप मैकुला में, द कार्नियल ओपेसिटी इज डेंस व्हेन इट इन्वॉल्व अबाउट हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ द स्ट्रोमा। यहाँ पे बता रहा द कार्नियल ओपेसिटी इज डेंस, यानी यहाँ पे कार्नियल ओपेसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है? डेंस, यानी बढ़ने लगती है। व्हेन इट इज इन्वॉल्व हाफ ऑफ थिकनेस ऑफ द स्ट्रोमा, जब ये आपका इन्वॉल्व हो जाता है थिकनेस, यानी जो थिकनेस स्ट्रोमा की होती है उसका हाफ जो है इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपका धीरे धीरे किस कंडीशन में आ जाता है? मैकुला में। यानी कि जो नेबुला होता है आपका वो हल्का सा प्यूपिल को कवर करता है, फिर उसके बाद मैकुला आता है तो उससे ज़्यादा कवर करता है, फिर आपका लास्ट आता है थर्ड जिसमें आपका पूरा कवर करता है। देखिए इसमें थर्ड ल्यूकोमा। ल्यूकोमा में क्या होता है देखिएगा इसमें, ए थिक वाइट डेंस एंड टोटली ओपेक स्कार रिजल्ट व्हेन ऑलमोस्ट फुल थिकनेस ऑफ स्ट्रोमा इज इन्वॉल्व। देखिए इसमें बता रहा है आपका ए थिक वाइट डेंस, यानी ये थिक, ये पूरा तरह से आपका थिक हो जाता है, वाइट यानी सफ़ेदी आपका पूरा सफ़ेद हो जाता है, डेंस मोटा होता है, एंड टोटली ओपेक स्कार, और ये जो स्कार रहता है पूरी तरह से कार्निया को कवर कर लेता है, पूरी तरह से ओपेक हो जाती है कार्निया। व्हेन ऑलमोस्ट फुल थिकनेस ऑफ स्ट्रोमा इज इन्वॉल्व, जब आपका पूरा स्ट्रोमा इन्वॉल्व हो जाता है तब। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है? कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब आपका ल्यूकोमा कंडीशन में चली जाती है हमारी आई केरेटाइटिस में, तो उस टाइम हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि पूरी तरह से कवर कर लेता है। ठीक है, पहला आपका कार्नियल ओपेसिटी था, इसमें हमने 3 बताया आपको, नेबुला, मैकुला, ल्यूकोमा के बारे में। आप चलिए सेकंड चलते हैं, इक्टेशियस। ठीक है, सेकंड है इक्टेशियस या फिर इक्टेशियस साइकेट्रिक्स। देखिए इसमें इक्टेशियस साइकेट्रिक्स क्या है इसमें नोट करिएगा। देयर इज मार्क्ड थिनिंग ऑफ द साइट ऑफ अल्सर, इट बल्जेस फॉरवर्ड इवन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर, देयर इज नो आइरिस एडहेशन टू द कार्निया, द साइकेट्रिक्स में बिकम कंसोलिडेटेड एंड फ्लैट लेटर ऑन। देखिएगा इसमें बता रहा है आपका देयर इज मार्क्ड थिनिंग एट द साइट ऑफ अल्सर। यहाँ पे आपका क्या होता है? सेकेंड कार्नियल ओपेसिटी हो गया, अभी इक्टेशियस आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इक्टेशियस यानी पतला होने लगता है। इक्टेशियस साइकेट्रिक्स का मतलब होता है आपका जो लेयर होती है कार्निया की वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? इक्टेशिया यानी पतली होने लगती है। देयर इज ए मार्क्ड थिनिंग एट द साइट ऑफ अल्सर, यानी देखिए जहाँ पे आपका अल्सर है वहाँ पे आपका थिनिंग होने लगता है। इट बल्जेज फॉरवर्ड इवन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर, और जब आपका थिन होगा तो क्या होगा? बल्जेज यानी बल्ज करेगा, यानी धक्का आपका हिलने लगेगा, आपका क्या करेगा? जो कार्नियल आपका इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो आगे की तरफ ढकेलेगा, यानी कि कार्निया को आगे की तरफ फेंकने की कोशिश करेगा। देयर इज नो आइरिस एडहेशन टू द कार्निया, यहाँ पे आपका किसी आइरिस का एडहेशन कार्निया से नहीं होता है। द साइकेट्रिक्स में बिकम कांसिलॉइड एंड फ्लैट लेटर ऑन, यहाँ पे साइकेट्रिक्स यानी कि आपका एक तरह से फ्लैट यानी पूरी तरह से कवर कर लेता है, जो इक्टेशियस यानी जो एकदम पतला हो जाता है। ठीक है, अब चलिए थर्ड देखते हैं, डिस्मेटोसील। डिस्मेटोसील यानी क्रेटोसील क्या होते हैं उसके बारे में देखिएगा।
इसमें नोट करिए, फ्यू अल्सर स्पेशली दोज ड्यू टू न्यूमोकाकस एंड सेप्टिक ऑर्गेनिज्म एक्सटेंड रैपिडली, इट में परसिस्ट सराउंडेड बाई वाइट सेकेट्रियल रिंग्स और इट में रप्चर। देखिएगा इसमें बता रहा है आपका डिस्मेटोसिल फ्यू कार, देखिएगा इसमें बता रहा है फ्यू अल्सर स्पेशली दोज ड्यू टू न्यूमोकाकस, यानी कि इसमें आपका जो स्पेशली यानी अल्सर होते हैं स्पेशली किस वजह से होते हैं, न्यूमोकाकस की वजह से एंड सेप्टिक ऑर्गेनिज्म, और ये सेप्टिक ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और ये आपका कौन सी लेयर में, डिस्मेटोसिल से ही मतलब समझ में आ रहा है कि ये कौन सी लेयर को इन्फेक्टेड कर रहा है, आपका डेस्मेट्स मेम्ब्रेन को आपको कर रहा है, इसलिए इसको डिस्मेटोसिल को बोला जाता है। इट में परसिस्ट सराउंडेड बाय वाइट साइकेट्रियल रिंग और इट में भी रप्चर, यानी ये आपका क्या कर सकता है, सराउंडेड वाइट यानी पूरी तरह से वाइट साइकेट्रियल रिंग बना लेगा या फिर ये कार्निया को रप्चर कर देगा। ठीक है, आगे देखिए लास्ट है आपका परफोरेशन, यानी परफोरेट कर सकता है आपका कार्निया। इसमें देखिए इसमें बता रहा है आपका सडन स्ट्रेन ड्यू टू कफ स्नीज और स्पाज्म ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल्स में काज परफोरेशन, यानी कि इसमें सडन स्ट्रेन, यहाँ पे हम तुरंत क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे, यानी कि पता लगाएंगे कि उसको पेशेंट को जो है यहाँ पे कफ नहीं आ रहा है या स्नीज या फिर स्पाज्म ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल्स, यानी ये सब प्रॉब्लम तो नहीं है जो क्या कर सकते हैं में काज परफोरेशन, यानी कि ये आपके आई को परफोरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इतना कॉम्प्लिकेशन के बारे में तो जान चुके हैं, अब हम चलते हैं लास्ट आपका ट्रीटमेंट क्या होता है, कार्निया का ट्रीटमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में देखिए। फर्स्ट देखिएगा कार्निया के ट्रीटमेंट में, इसमें कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शंस, यानी इन्फेक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में देखिएगा। इन्फेक्शन इज कंट्रोल बाय लोकल यूज ऑफ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स ऑइंटमेंट आर गिवन 4 to 6 डेली। सबकंजक्टिवल इंजेक्शन में आल्सो गिवन once or twice डेली। इसमें बता रहा है इन्फेक्शन इज कंट्रोल बाय लोकल यूज ऑफ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, यानी इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाता है किस चीज़ से, जो इन्फेक्शन कंट्रोल किया जाता है बाय लोकल यूज ऑफ एंटीबायोटिक ड्रॉप, यानी कि लोकल एंटीबायोटिक ड्रॉप से हम इसको कंट्रोल करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रॉप का भी यूज करते हैं। ऑइंटमेंट आर गिवन, और ऑइंटमेंट जो है देंगे 4 to 6 डेली, यानी 4 से 6 बार एक दिन भर में आपका 4 to 6 देंगे। ठीक है, सबकंजक्टिवल इंजेक्शन में आल्सो गिवन once or twice डेली। सबकंजक्टिवल इंजेक्शन भी दे सकते हैं इसमें एक टाइम या फिर दोनों टाइम में। ठीक है, इस तरह से आपका कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट आपको पहले क्या करना है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। देखिए इसमें क्लीननेस, सेकंड है आपका सफाई करना है, यानी क्लीनिनेस, क्लीन लाइनेस। देखिए इसमें इरिगेशन विथ वार्म सेलाइन और सोडा कार्ब लोशन इज एडवाइज्ड, इट वॉशेज अवे नेक्रोटिक मटेरियल टॉक्सिन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका इरिगेट, यानी कि सफाइया करेंगे आपका इसका कार्निया का पूरी तरह से विथ वार्म सेलाइन या वार्म सेलाइन से या फिर सोडा कार्ब लोशन की सहायता से। ठीक है, इट वॉशेज अवे नेक्रोटिक मटेरियल, यानी कि जो इसमें वॉश करेंगे जो नेक्रोटिक मटेरियल है उसमें उसको बाहर निकाल देंगे। टॉक्सिन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी इसमें जो भी टॉक्सिन बन रहा है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसको हम वार्म सेलाइन की सहायता से सफाई करके एकदम क्लियर करेंगे। थर्ड है आपका हीट करेंगे। देखिए इस हीट में क्या है, हीट प्रिवेंट्स स्टेसिस एंड इनकरेज रिपेयर ऑफ द अल्सर, हार्ड फर्मेंटेशन में भी गिवन। इसमें आपका हीट यानी हार्ड फर्मेंटेशन दिया जाता है जो प्रिवेंट करता है आपका कि जो अल्सर बन रहे हैं उसको रिपेयर हो जल्द से जल्द। ठीक है, फोर्थ देखिएगा रेस्ट। इसमें क्या बता, रेस्ट में देखिएगा यानी कार्निया को हम रेस्ट देंगे किसकी सहायता से। देखिएगा इसमें फर्स्ट है आपका, इसमें देखिए 1% एट्रोपिन आर ड्रॉप और ऑइंटमेंट इज अप्लाइड टू रिड्यूस पेन टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ साइनेकिया फ्रॉम सेकेंडरी और एडोसाइक्लाइटिस। साइक्लोपेंटोलेट 1% कैन बी यूज्ड इन सीवियर केसेस। सेकेंड देखिएगा
इसमें पैड एंड बैंडेज गिव रेस्ट टू द आईबॉल बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स मूवमेंट। थर्ड है इसमें आपका एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में बी एडेड टू रिलीव पेन एंड एडिमा। इसमें बता रहा देखिए आपका 1% एट्रोपिन आर ड्रॉप और ऑइंटमेंट इज अप्लाइड। इसमें आपका एट्रोपिन जरूर चलाते हैं, इसलिए चलाते हैं ऑइंटमेंट, चाहे आप ड्रॉप चलाइए या फिर ऑइंटमेंट चलाइए, टू रिड्यूस पेन को रिड्यूस करने के लिए, टू प्रिवेंट फार्मेशन, और फार्मेशन यानी कि आगे जो है फार्मेशन ना करने पाए, क्या चीज़ ना करने पाए, फार्मेशन आप साइनेकिया ना बनने पाए, या फिर सेकेंडरी अरेडोसेक्लाइटिस ना बनने पाए, या फिर हम साइक्लोपेंटालुइया से 1% यूज करेंगे कब, जब आपका सीवियर केस हो, उस टाइम हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें बता रहा है सेकेंड क्या बता रहा है इसमें, पैड एंड बैंडेज गिवन, पैड और बैंडेज देंगे गिवन टू रेस्ट टू द आईबॉल टू रिस्ट्रिक्टिंग इट्स मूवमेंट, यानी कि पैड और बैंडेज कर देंगे, यानी आई को बंद कर देंगे हम बैंडेज की सहायता से, विथ रेस्ट, और उसको रेस्ट करने के लिए बोलेंगे आईबॉल को, बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स मूवमेंट, क्योंकि आईबॉल आपका मूवमेंट ज़्यादा करेगा तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको बैंडेज कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। यहाँ पे एनाल्जेसिक का मतलब आपका दर्द के लिए, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं। ठीक है, मे बी एडेड टू रिलीव पेन एंड एडिमा, यानी कि इसमें एडेड करेंगे, किस लिए एडेड करेंगे, जो रिलीफ और पेन में रिलीफ करे और स्वेलिंग के लिए आराम हो। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन क्या होता है, पैड एंड बैंडेज प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट वाइंड एंड हार्मफुल एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखिए पैड एंड बैंडेज, यहाँ पे प्रोटेक्शन की क्या करता है, पैड, अगर हम प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं पैड एंड बैंडेज, यानी पैड और बैंडेज जरूर करेंगे जो प्रोटेक्ट करेगा हमारे आई को फ्रॉम द डस्ट, यानी डस्ट से, वाइंड से, एंड हार्मफुल एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म, और जो बाहर से आपके ऑर्गेनिज्म हैं उन सब से हमारा प्रोटेक्शन करेगा। यानी इस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसको कंट्रोल ऑन इन्फेक्शन से, यानी इन्फेक्शन से बचाएंगे, क्लीन करेंगे, हीट हार्ट फर्मेंटेशन देंगे, कार्निया को रेस्ट करेंगे, और उसके बाद दर्द है तो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की सहायता से इसे प्रोटेक्ट करेंगे, और प्रोटेक्शन के लिए पैड और बैंडेज देंगे। ठीक है, इस तरह से हम कार्नियल अल्सर को बचा सकते हैं। और कार्नियल अल्सर जब भी हो, कार्निया में अगर जब भी चोट लगे, आप तुरंत उसको जो है ट्रीटमेंट चालू करिए, उसको लेट करेंगे तो फिर ये आपका अगर आपका स्टेज आगे, हमने बताया ही आपका अगर स्टेज आगे चला गया ल्यूकोमा में, तो ये कभी सही नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्रुलेंट यानी अल्सर के बारे में। अगले दिन हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट हाइपोपियन अल्सर यानी हाइपोपियन कार्नियल अल्सर के साथ। तो आज के लिए इतना ही।